हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं हमारा मध्य प्रदेश की रियासतों का नेक्स्ट टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा आप लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा अवेटेड रहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं इसको। और कल हमने जब ये इसको वीडियो को पढ़ा था तो इसका गोंडवाना रियासत का हमने पहला भाग पढ़ा था। आज हम गोंडवाना रियासत को कंप्लीट कर लेंगे, देन हम बुंदेली रियासत को पढ़ेंगे उसके अगले दिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। ये हमारी यूनिट 5 का पेपर फर्स्ट का टॉपिक है। अगर आप मेरे मध्य प्रदेश की रियासतों के नोट्स लेना चाहते हैं यूनिट 5 के तो आप ले सकते हैं। इसकी प्राइस 190 रुपये है और 190 रुपये में आपको ये यूनिट 5 पूरी कंप्लीट हो जाएगी। 190 इसकी सॉफ्ट कॉपी की प्राइस है। अगर आप यूनिट 4 और यूनिट 5 दोनों लेना चाहते हैं तो उसकी सॉफ्ट कॉपी की प्राइस 500 रुपये है, जिसमें आपका यूनिट 4 में पूरी मध्य प्रदेश की कला, संस्कृति, साहित्य, मध्य प्रदेश का इतिहास, वो यूनिट 4 में आपका यूनिट 3 के भी कुछ मध्य प्रदेश से संबंधित टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमने पढ़ा था कि गोंड जो रियासत है वो 3 भागों से मिलकर बनी होती है, जो मेनली जिनके बारे में जानकारी उपलब्ध है। वैसे तो गोंड रियासत 4 रियासतों से मिलकर बनी होती है। तो हमने कुछ रियासतों के बारे में पढ़ लिया था। गढ़मंडला जो था, गढ़मंडला के बारे में हमने पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे देवगढ़ का गौड़ राज्य। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? देवगढ़ का गौड़ राज्य। देवगढ़ का गौड़ राज्य पढ़ेंगे। जो एक और भाग है वो पढ़ेंगे, और गौड़ साम्राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है गौड़ रियासत की, वो पढ़ेंगे। ये प्रश्नोत्तर फॉर्म में है। आप इनको अगर 3 नंबर में आए, 5 नंबर में आए, 11 नंबर में आए, आप अलग अलग अपने हिसाब से इसको लिख भी सकते हैं। गढ़मंडला, ये देवगढ़ का गौड़ राज्य कब आया था? जब गढ़मंडला का शासन क्या हुआ था? कमज़ोर पड़ गया था। तो गढ़मंडला के कमज़ोर होने के बाद देवगढ़ में धुका गौड़ राज्य का उदय हुआ। क्षेत्र कहाँ पे था इसका? देवगढ़ के गौड़ राज्य का क्षेत्र था मध्य पूर्व में बेनगंगा नदी व पश्चिम में वर्धा नदी, उत्तर में छपारा और दक्षिण में चांदा तक फैला हुआ था। कहाँ पे? पूर्व में बेनगंगा नदी, पश्चिम में वर्धा नदी, उत्तर में छपारा मतलब सिवनी और दक्षिण में बांदा तक फैला हुआ था। मध्य प्रदेश का हम चित्र बना लेंगे। और क्या बोल रहे हैं? ये पूरब में यहाँ पे बेनगंगा नदी पर, पश्चिम में वर्धा नदी तक, उत्तर में छपारा तक और दक्षिण में चांदा तक। इस तरह से ये यहाँ पे ये वाला क्षेत्र जो था उनका फैला हुआ था। तो देवगढ़ का गौड़ साम्राज्य, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि गौड़ रियासत, देवगढ़ की गौड़ रियासत पर प्रकाश डालिए, तो आपको यही लिखना है कि सबसे पहले गढ़मंडला के कमज़ोर होने के बाद ये अस्तित्व में आया। इनका क्षेत्र पूरब में वेनगंगा, पश्चिम में वर्धा नदी, उत्तर में छपारा और दक्षिण में चांदा तक फैला हुआ था। अब हम देवगढ़ के गौड़ राज्य के जो प्रमुख शासक हैं उनको देखते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये जो शासक हैं, आपसे ऐसा भी आ सकता है देवगढ़ के गौड़ राज्य के गौड़ रियासत के प्रमुख शासकों पर प्रकाश डालिए। ये आपको 11 नंबर में भी आ सकता है, या आपको केवल सिंगल ये पूछ सकते हैं, इन पर टिप्पणी लिखो, जैसे राजा जाटवा पे, कोकशाह प्रथम पर या नागपुर किले पे, तो इन पे 3-3 नंबर में आ सकते हैं। तो आपको ये जो मैंने लिखा है यही 3 नंबर में लिख देना है। राजा जाटवा क्या है? इन्होंने देवगढ़ के किले का निर्माण कराया था और गढ़मंडला के प्रेम शाह के ये समकालीन थे। दूसरा है कोकशाह प्रथम। तो राजा जाटवा की मृत्यु के बाद ये शासक बने थे। नशे में चूर होने के कारण कुछ समय के लिए ये नागपुर का किला था वो मुग़लों के अधीन हो गया था, क्योंकि कोकशाह प्रथम जो थे वो नशे में मद रहते थे, तो जिसके कारण उनसे नागपुर का किला मुग़लों ने छीन लिया था। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि इन्हीं के समय नागपुर का किला मुग़लों के अधीन हो गया था। तो अभी हमने राजा जाटवा के बारे में पढ़ा, कोकशाह प्रथम के बारे में पढ़ा। अगला है केसरी शाह या जाटवा द्वितीय। अगले शासक हैं देवगढ़ के गौड़ साम्राज्य के केसरी शाह या जाटवा द्वितीय। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, फेसबुक ग्रुप, इंस्टा मोजो की लिंक मिल जाएगी, इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी। आप वहाँ से जुड़ जाइएगा ताकि आपको इम्पोर्टेंट PDF मिलती रहे। और आप हमारे अगर मेंस का पैकेज लेना चाहते हैं, प्री का पैकेज लेना चाहते तो ले सकते हैं। मेंस के पैकेज में आपको 45 बुकलेट मिलती हैं। 45 बुकलेट में आपको प्रीवियस ईयर्स की फ़ाइल मिलेंगी 2014 से 2019 तक, जिसमें आपको
8 फाइल मिलेंगी। इसके बाद 12 फाइल आपको 3 मार्कर की मिलेंगी, जिसमें आपको टॉपिक वाइज 3 मार्कर, हर फाइल में 300 क्वेश्चन रहेंगे। इस प्रकार 3600 प्रश्न रहेंगे 3 मार्कर में। और इसके अलावा 25 फाइल आपको मिलेंगी 1 से 6 पेपर तक की। 1 से 6 पेपर तक की जो 25 फाइल मिलेंगी उसमें आपको सभी पेपर, सभी सिलेबस के अनुसार सभी टॉपिक प्रश्न उत्तर श्रृंखला में कवर है। तो अगर आप चाहें तो, अगर ये प्रीवियस ईयर पेपर नहीं लेना चाहते तो आप ये 37 बुकलेट भी ले सकते हैं। अगर आप अभी 7 दिन के अंदर बुक कर देते हैं तो आपको जो रेट है अभी उसी रेट पे पड़ जाएगा। लेकिन कोरोना काल में कॉपीज़ का, पेजेस का और कुरियर चार्ज बढ़ गया है, तो हो सकता है कि उसके बाद आपके रेट बढ़ जाएं। तो अगर आप बुक करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे ये मेंस के पैकेज की सॉफ्ट कॉपी भी ले सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी में भी वही मटेरियल मिलेगा जो आपको हार्ड कॉपी में मिलता है। अगर आप हमारे प्री का नोट्स लेना चाहते हैं तो प्री के नोट्स की आपको 16 फाइल मिलेंगी, प्लस 3 फाइल आपको टेस्ट की मिलेंगी। इन टेस्ट की फाइल में आपको 10,000 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, मतलब 100 टेस्ट रहेंगे। 16 फाइल में आपको जो कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जाएगा, और इसके साथ इनके साथ आपको एक ग्रुप भी मिलेगा। टोटल मेंस और प्री की आपको 68 बुकलेट मिलेंगी अगर आप प्री और मेंस दोनों का लेते हैं। इनके साथ आपको एक ग्रुप मिलेगा। उन ग्रुप में भी आपको एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। जो मेंस के ग्रुप मिलते हैं उसमें आपको अलग अलग प्रकार के आंसर्स दिए जाते हैं, करंट से अपडेटेड क्वेश्चन दिए जाते हैं, ताकि आप उनको अच्छे से कर सकें। नेक्स्ट है केसरी साहा या जाटवा द्वितीय। तो यह विलासिता में समय व्यतीत करता था। कोक साहा द्वितीय राजा केसरी साहा का ये पुत्र था, मतलब ये केसरी साहा के पुत्र थे। इन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया था। अगला शासक है दीदार या दीनदार सिंह। इन्होंने 1680 में देवगढ़ की सत्ता संभाली थी। फिर है महिपत शाह। महिपत शाह कौन थे? महिपत शाह ने औरंगजेब से संधि की थी। अपना नाम बख्त बुलंद कर ये गद्दी पर बैठा था। ये आपसे आ सकता है बख्त बुलंद 3 नंबर में आ सकता है, तो आपको लिखना है कि इनका मूल नाम महिपत शाह था। इन्होंने औरंगजेब से संधि की थी और अपना नाम बख्त बुलंद कर गद्दी पर बैठा था। औरंगजेब ने देवगढ़ का नाम बदलकर इस्लामगढ़ कर दिया था। इन्हीं के समय में, महिपत शाह के समय में ही औरंगजेब ने देवगढ़ का नाम बदलकर इस्लामगढ़ कर दिया था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है चांद सुल्तान। बख्त बुलंद के बाद गद्दी पर बैठा था चांद सुल्तान, और राजधानी इसने देवगढ़ से नागपुर स्थानांतरित कर ली थी। देखो फ्रेंड, जो गढ़मंडला का गोंड साम्राज्य है, एक गढ़मंडला का है, एक देवगढ़ का है और एक खेरला का है। तो ये जो देवगढ़ और खेरला है, ये इनके बारे में जो जानकारी है वो संक्षिप्त है, और ये इन शासकों ने कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया था कि जिनको इतिहास में या क्वेश्चन हमसे पूछा जाए। फिर भी जानकारी के लिए मैंने ये थोड़ी बहुत जानकारी जो भी थी वो इनके बारे में दे दी है। आपसे अगर गौड़ रियासत के बारे में पूछेंगे तो आपका जो गढ़मंडला के रियासत के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन कराया था, आप वो उसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। और ये जो देवगढ़ का है और जो खेरला का है, इनके बारे में 3 नंबर में पूछ सकते हैं, तो इसलिए सभी शासकों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आप कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, वो जो प्लेलिस्ट है मैंने मध्य प्रदेश रियासत नाम से प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पे आपको इसके वीडियोस पूरे मिल जाएंगे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक उसकी दे दूँगी। अब हमारा देवगढ़ का हो गया। अब हम पढ़ते हैं खेरला का गौड़ राज्य। खेरला का गौड़ राज्य, ये एक शाखा इसकी मध्य प्रदेश के बैतूल में है। विस्तार जो है बैतूल से अमरावती था, जो अमरावती अब महाराष्ट्र में है। खेरला बदनूर नाम से भी जाना जाता है। खेरला को क्या बोलते हैं? बदनूर नाम से भी जानते हैं। प्रमुख शासक इसके राजा एल नरसिंह राय और जैतपाल थे। खेरला के जो गौड़ राज्य के प्रमुख शासक कौन थे, ये 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि खेरला के गौड़ राज्य के प्रमुख शासक कौन थे। तो सबसे पहले थे राजा एल, फिर है नरसिंह राय, फिर है जैतपाल। मुगलों से अपने राज्य की रक्षा के लिए उन्होंने समझौता किया था। खेरला के गौड़ राज्य ने क्या हुआ था? मुगलों से अपने राज्य की रक्षा के लिए इन्होंने समझौता किया था। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक आंसर दीजिएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध किस किस सन में लड़ा गया। तीनों युद्धों का सन मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध। तो खेरला के गौड़ साम्राज्य के 5 नंबर में इतना ही आएगा, आपको इतना ही लिखना है। एक शाखा मध्य प्रदेश के बैतूल में, विस्तार बैतूल से अमरावती तक। खेरला बदनूर नाम से भी जाना जाता है। प्रमुख शासक राजा एल नरसिंह राय और जैतपाल थे। मुगलों से अपने राज्य की रक्षा के लिए इन्होंने समझौता किया। तो ये हमने खेरला गौड़ राज्य के बारे में लिखा। अब हम पढ़ते हैं
उसकी गौड़ साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था। फ्रेंड्स ये मेरा पूरा पैकेज आप देख सकते हैं। ये 68 बुकलेट हैं टोटल, 45 मेंस की हैं और 19 प्री की हैं। 45 में मैंने अभी ऊपर बताया है आपको कि 45 में 8 फाइल आपकी प्रीवियस ईयर्स पेपर की है, 12 फाइल 3 नंबर की हैं और 25 फाइल मेंस का पूरा पैकेज है। ये मेरे टेस्ट हैं 10,000 क्वेश्चन जो आपको प्री की फाइल्स के साथ मिलेंगे और ये प्री की फाइल है 16 बुकलेट। अब हम पढ़ते हैं गौड़ वंश की प्रशासनिक व सामाजिक व्यवस्था। इस प्रकार का मैप बना दीजिएगा कि गौड़ साम्राज्य कहाँ पे था। तो एक इस प्रकार से मैप बनाएंगे तो आपका जो आंसर रहेगा वो सुंदर लगेगा। एक ब्रैकेट में रख के बना दीजिएगा। प्रशासनिक व्यवस्था, सर्वोच्च सेनापति सेना नायक व्यक्ति या राजा होता था। जो गौड़ वंश का जो सर्वोच्च सेनापति होता था वो या तो सर्वोच्च जो होता था वो सेनापति होता था, सेना नायक व्यक्ति सब कौन होता था, राजा होता था। सबसे बड़ा जो गौड़ वंश में सबसे बड़ा जो होता था वो प्रांत होता था। क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रांत होता था और प्रांत को कई गढ़ों में बांटा था। जैसे कि हमने पढ़ा था कि 52 गढ़ की संग्राम साहा के समय सबसे ज़्यादा 52 गढ़ थे। तो देखो संग्राम साहा के समय सबसे ज़्यादा 52 गढ़ थे और गढ़ों को ग्राम में बांटा था। जब सबसे बड़ा प्रांत होता था, प्रांत को गढ़ों में बांटा था और गढ़ों को ग्राम में बांटा था। ग्राम का जो मुख्य अधिकारी था वो मुकद्दम या गोटिया होता था। गांव का मुख्य अधिकारी मुकद्दम होता था, मुकद्दम को गोटिया भी बोलते थे। न्याय दिलाने का कार्य राजा का होता था। गांव में न्याय दिलाने का काम मुकद्दम होता था छोटे मोटे केसेस के लिए। मुकद्दम ग्राम में न्याय के रूप में झगड़े निपटाने का काम करता था। मुकद्दम क्या करता था, मुकद्दम जो गांव में न्याय निपटाते थे उसमें झगड़े जो होते थे छोटे मोटे उनको निपटाने का काम करता था। तो सर्वोच्च सेनापति सेना नायक राजा होता था। सबसे बड़ा प्रांत होता था, प्रांत सबसे बड़ा होता था, प्रांत गढ़ों में बटा था। संग्राम साहा के समय सबसे ज़्यादा 52 गढ़ थे, गढ़ ग्राम में बटे थे। ग्राम का मुख्य अधिकारी मुकद्दम या गोटिया होता था। न्याय दिलाने का कार्य राजा का होता था। गांव में न्याय दिलाने का कार्य मुकद्दम का होता था और मुकद्दम गांव में न्याय के रूप में झगड़े निपटाता था। जो मुकद्दम होता था उसको गोटिया बोलते थे। तो न्याय वैसे तो राजा दिलाता था लेकिन जो छोटे छोटे क्षेत्र होते थे वहाँ पे ये काम गोटिया या मुकद्दम करता था, जो नॉर्मल छोटे छोटे झगड़े निपटाता था। तो इस प्रकार हमने उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, जो बड़े बड़े हम राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था, इस प्रकार की इनकी प्रशासनिक व्यवस्था नहीं थी। अगर ये आपसे 5 नंबर में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन आपसे, तो आप इस प्रकार से 5 नंबर में लिख दीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं गौड़ साम्राज्य की शासन व्यवस्था। तो गौड़ साम्राज्य की जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था। समाज 2 भागों में बटा था, एक होते थे राजगौंड और एक होते थे धुरगौंड। सामाजिक व्यवस्था क्या होती थी, समाज पितृसत्तात्मक होता था। समाज 2 भागों में बटा हुआ था, राजगौंड और धुरगौंड। राजगौंड क्या होते थे, ये भूमि के स्वामी होते थे। धुरगौंड क्या होते थे, ये जनसाधारण समूह होता था। गौड़ों के प्रमुख देवता बूढ़ा देव, ठाकुर देव और दूल्हा देव होते थे। ये आत्मावाद में विश्वास रखते थे, मतलब आत्मा में विश्वास रखते थे। इनके प्रमुख त्यौहार कौन थे, इनके प्रमुख त्यौहार थे बमपंथी, विदरी पूजा इनके प्रमुख त्यौहार होते थे। प्रमुख नृत्य कौन से होते थे, कर्मा और सैला इनके प्रमुख नृत्य हैं। बधूधन की अधिकता के कारण विवाह होता था और दुविवाह दूध लौटावा होता था। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, वह गहनों की शौकीन थी और गुदनावी गुदवाती थी। अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन आखेटन और कृषि, मेला मड़ई तथा युवा गृह घोटुल कहलाता था। कर कोई विशेष नहीं लगाया जाता था। मृत्युगान होता था और खेहुल पाटा का प्रचलन था। ओझा नामक व्यक्ति यहाँ पे तांत्रिक होता था। अब अगर आपसे पूछे आधुनिक काल और गौड़ वंश में क्या संबंध है, तो नागपुर के भोंसलों ने राजगौड़ों से 1740 ईस्वी में गोंडवाना छीन लिया था। किसने, नागपुर के भोंसलों ने। अंग्रेजों ने 1818 ईस्वी में भोंसलों को हराकर क्षेत्र पर कब्जा किया। इस क्षेत्र को दसौगौर ऑफ नेरवड़ा क्षेत्र के अंतर्गत लाया। सेंट्रल प्रोविंस 1861 में बना, जिसमें महाकौशल में इसको शामिल कर लिया गया। तो इस प्रकार से आधुनिक काल में गौड़ वंश हमने 5 नंबर में लिख देंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड हमने सामाजिक व्यवस्था लिखी। सामाजिक व्यवस्था में उनकी महिलाओं की स्थिति लिखी, क्या उनकी कला संस्कृति थी ये लिखी, मृत्युगान, प्रमुख त्यौहार, प्रमुख नृत्य ये सभी लिखा। कितने प्रकार के होते हैं, उनका जो समाज होता था वो 2 भागों में बटा हुआ था, राजगौंड और धुरगौंड। तो इस प्रकार से हम इनकी सामाजिक, तो इस प्रकार से हमने इनकी प्रशासनिक व्यवस्था और ये सामाजिक व्यवस्था लिखी। अगर आप पे कोई भी आता है तो आप इनको इस प्रकार से लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको गढ़ मंडला का पढ़ाया था, उसी के अंतर्गत अगर उसी में ही आता है प्रशासनिक व्यवस्था, तो आप इसको ही प्रशासनिक व्यवस्था, सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था बनाकर लिखिएगा। अगला जो हमारा पढ़ेंगे हम बुंदेली रियासत पढ़ेंगे। तो आप चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।